हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक द संगम एज यानी कि संगम काल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगम एज की बात करें तो काफ़ी टफ चैप्टर है, बट मैंने कोशिश की है कि इसको पूरा अच्छे से कवर किया जाए। इसका एक लेक्चर और भी है संगम लिटरेचर जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा जिससे कि आपको इसको पढ़ने में हेल्प हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द संगम एज यानी कि संगम काल। संगम काल, देखिए ये जो पीरियड है, ये जो पीरियड है 300 BCE से 300 सी यानी कि 300 शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक का पीरियड है, और यानी कि 1000 साल का पीरियड है लगभग। और इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसके बहुत सारे सोर्सेस हमें मिलते हैं। एक्चुअल में क्या था कि जो संगम काल है इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 संगम ऑर्गेनाइज हुए थे, और सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो संगम लिटरेचर से मिलती है, इसलिए इस एज को हम संगम एज बोलते हैं। और इस पीरियड में यहाँ पे 3 किंगडम का राइज हुआ जिसको हम चोल चेर पांडे बोलते हैं। हालांकि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें एक किंगडम सात्यपुत्र के बारे में बताया, बट अभी तक वो कौन थे उनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो संगम पीरियड से पहले वहाँ पे एक पीरियड था मेगालिथिक पीरियड, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हम देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसके सोर्सेस क्या क्या है। अगर हम अशोक के इंस्क्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास मेजर और रॉक एडिक्ट नंबर 2 और 13 से हमें अशोका ने बताया है कि साउथ उसके जो सदर्न रीजन में 4 स्टेट्स हैं जिसमें उसने चोला का नाम लिया है, उसने पांड्यास का नाम लिया है, चेरा को उन्होंने केरल पुत्र बोला था, केरल पुत्र, और एक के बारे में और बताया सात्यपुत्र। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि ये कौन थे, अभी तक इनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती है। सिर्फ अशोक के अभिलेखों में, अशोक के जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं यानी कि जिसको हम हिंदी में बृहद शिलालेख बोलते हैं, उसी से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके अलावा हमें इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि 4 स्टेट थे। इसके अलावा एक फेमस इंस्क्रिप्शन और है, कलिंग नरेश यानी कलिंगा रूलर खारवेल। खारवेल बहुत फेमस रूलर है, कलिंग रूलर है खारवेल। इनका जो इंस्क्रिप्शन है उसको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। एक्चुअल में हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है, इन्होंने 2 तरीके की गुफाओं का निर्माण कराया था। उसमें से एक उदयगिरी थी, उदयगिरी गुफा, जो इन्होंने जैन भिक्षुओं को दान में दी थी क्योंकि ये जैन धर्म को इन्होंने उड़ीसा में फैलाया था और काफ़ी महान शासक थे। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इन्होंने भी अपने जो इंस्क्रिप्शन है उदयगिरी इंस्क्रिप्शन या हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, उसमें तमिल किंगडम्स के बारे में नॉलेज दी। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रीक ऑथर्स जैसे कि मैगस्थनीज ने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। उस फेमस बुक में उसने बताया है पांड्य किंगडम के बारे में कि ये जो स्टेट है पांड्य राज्य, ये फेमस है फॉर पल्स मोती के लिए। और ये जो राज्य है एक महिला द्वारा शासित है, और इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि शायद ये जो राज्य होगा ये मातृसत्तात्मक इसमें प्रभाव रहा होगा, यानी कि मैट्रियार्चल सोसाइटी होगी। और इसके अलावा मैगस्थनीज के अलावा और भी जो ग्रीक हिस्टोरियन है लाइक स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी, ये सब बताते हैं कि सदर्न इंडिया से भारत का ट्रेड और कॉमर्स होता था, और उनको भी इन सारे स्टेट्स के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा संगम लिटरेचर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जानने का। इसमें बहुत सारी बुक हैं जो कि हमने संगम लिटरेचर वाले लेक्चर में कंप्लीट की हैं, जैसे कि तोलक का पीएम, जिसको तोलक का पियर ने लिखा है। ये अर्लीस्ट संगम लिटरेचर है जिसको 2nd संगम में कंपाइल किया गया था। और ये वैसे तो ये ग्रामर यानी कि व्याकरण की बुक है, परंतु इसमें वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा हम देखें जो 3rd संगम में लिटरेचर कंपाइल किया गया उसमें इत्तितो गोई जिसमें 8 बुक्स हैं, उसके अलावा पात्तु पात्तु जिसमें 10 बुक हैं, पथिनेन केल कन्नक्कू जिसमें 18 बुक्स हैं, उसके अलावा 2 महाकाव्य शिल्पादिक्रम और मणि मैकली, ये दोनों भी हमें यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं। अब देखिए जो संगम लिटरेचर है उसमें अगर हम देखें तो गंगा, यमुना, गंगा का जिक्र है, सोन रिवर का जिक्र है, पाटलिपुत्र का जिक्र है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई होंगी। उसके अलावा एक ऋषि थे अगस्त ऋषि जिन्होंने 1st संगम और 2nd संगम को प्रिसाइड किया था, उनके बारे में भी स्टोरी है कि
वैदिक कल्चर या आर्य कल्चर को सदर्न इंडिया में अगर पहुंचाया तो अगस्त ऋषि ने पहुंचाया। अगस्त ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको काफ़ी सिद्धियां प्रदान की और उनको एक जिम्मेदारी भी सौंपी कि आप सदर्न इंडिया में जाओ और वहाँ जाके आर्य कल्चर या वैदिक कल्चर को फैलाओ। और साथ में अपने पुत्र कार्तिकेय को भी भेजा, और वही जो कार्तिकेय है वो एनिशियन टाइप में मुरुगन के नाम से वहाँ पे पॉपुलर थे, और अभी मतलब मेडिवल टाइम पे उनको सुब्रमण्यम के नाम से वहाँ पे उनकी पूजा की जाने लगी। तो इस तरीके से हम देखें तो ये संगम लिटरेचर था। इसके अलावा जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसमें भी चोला किंगडम के बारे में मेंशन है, और चोला किंगडम के बारे में जो अष्टाध्यायी है उसमें काफ़ी कुछ बताया गया। तो ये हमने देखा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो संगम लिटरेचर ही है, जिससे हमें वहाँ की इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी के बारे में पता चलता है। इसीलिए हम इसको संगम एज बोलते हैं या संगम काल कहते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें तो संगम पीरियड से पहले यानी कि 300 BCE से पहले, बिफोर 300 BCE, 300 BCE से पहले ये जो पीरियड था इसको मेगालिथिक पीरियड या महापाषाणिक काल बोला जाता है सदर्न इंडिया में। एक्चुअल में क्या था कि नॉर्थ इंडिया में तो जल्दी सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी थी, लेकिन सदर्न इंडिया में जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट वो धीरे हुआ, बहुत लेट में हुआ। और उसका जो रीज़न था कि वहाँ की अगर आप देखेंगे लैंड वो काफ़ी हार्ड है, तो उसमें इतनी जल्दी एग्रीकल्चर होना पॉसिबल नहीं था जितना इंडस, क्योंकि वहाँ पे कांसे से भी आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना के खेती करना या पत्थरों के औजारों से खेती करना स्टार्ट कर दिया। बट अगर हम सदर्न इंडिया में देखें तो वहाँ पे काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ। और ये जो मेगालिथिक पीरियड है, इनको मेगालिथिक पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी कब्र बनाई। एक्चुअल में ये क्या है? ग्रेव्स है, कब्र है, विशालकाय कब्र है, और इन कब्र में इन्होंने जब अपने मृतकों को गाड़ा तो उनके चारों ओर बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर, महापाषाण रख दिए। इसीलिए इन कब्रों को मेगालिथ कब्र बोला गया, मेगालिथ ग्रेव्स बोला गया, और इस काल को मेगालिथ पीरियड बोला गया। अगर हम देखें इनकी कब्रों को तो इनकी कब्रों में सिर्फ जो दफनाया इंसान को ही नहीं दफनाया, उसके साथ साथ बहुत सारे औजार भी दफनाए। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे लोहे के औजार, लेकिन जो उपकरण को अगर आप देखेंगे तो उसमें खेती के औजार ज़्यादा नहीं, उसमें युद्ध के औजार ज़्यादा है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो सोसाइटी होगी पेस्टोरल होगी। एक यूनिक चीज़ यहाँ पे मिलती है जो भगवान शिव का त्रिशूल है। इससे शायद हमें जानकारी पता चलता है कि ये लोग भगवान शिव की पूजा भी करते होंगे। वैसे भी सदर्न इंडिया में आप देखेंगे तो भगवान शिव की फैमिली और विष्णु, उनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है। मेडिवल टाइम में भी अगर आप देखोगे तो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसमें भी दो टाइप के संत थे, एक को अलवार बोला गया, एक को नयनार बोला गया। तो अलवार 12 थे जो कि भगवान विष्णु के पूजक थे, और नयनार वो 63 थे जो कि भगवान शिव के पूजक थे। ये आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे त्रिशूल हमें स्टार्टिंग में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे लाल बर्तन मिलते हैं जिसमें कुछ अनाज वगैरह रखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि शायद ये भी मानते होंगे कि अगले जन्म में जब जाएंगे, परलोक में जाएंगे, तो उनको खाने की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज़ हमें क्लियर होती है कि ये जो सोसाइटी थी ये अधिकतर पेस्टोरल यानी कि पशुपालक थी, खेती करते होंगे। ऐसा माना जाता है कि शायद ये धान और रागी उगाते होंगे, बट अभी उसका कोई इतना ज़्यादा प्रमाण मिलते नहीं। तो यहाँ पे लिखा है डिड नॉट प्रैक्टिस एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। खेती करते थे, धान और रागी उगाते थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से कृषि नहीं करते थे। और उसके अलावा ये जो लोग रहते थे वो मेनली जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का रीजन है वहाँ पे, यानी कि कावेरी डेल्टा के आसपास। स्टार्टिंग में ये लोग पहाड़ियों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये नीचे उतरे, और नीचे उतर के इन्होंने जो नदी घाटियाँ थी खासकर कावेरी डेल्टा के आसपास, फिर धीरे धीरे खेती करना स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे वहाँ पे आप देखेंगे आगे जो वहाँ पे राज्य निर्माण या स्टेट बिल्डिंग की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हो गई, प्रोसेस स्टार्ट हो। अब देखिएगा मेगालिथ पीरियड के बाद अब धीरे धीरे 4th सेंचुरी के आसपास जो सदर्न इंडिया था और नॉर्थ इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशन स्टार्ट हो गए। अगर हम देखें तो दो फेमस रूट थे एंशिएंट इंडिया में, एक को बोला जाता था उत्तरापथ और एक को बोला जाता था दक्षिणापथ। ये उत्तरापथ है, उत्तरापथ स्टार्ट होता था ताम्रलिप्ति से और खत्म होता था तक्षशिला में, और जो दक्षिणापथ था वो स्टार्ट होता था श्रावस्ती से और खत्म होता था आपका प्रतिष्ठान या जिसको पैठन भी बोलते। तो ये इससे क्या था? ट्रेड रूट। अब इसी ट्रेड रूट से सदर्न इंडिया का जो सामान था वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। जैसे सदर्न इंडिया में गोल्ड मिलता था, मोती मिलता था, पीसेस स्टोन्स थे, मसाले बहुत इंपॉर्टेंट थे, आइवरी यानी कि हाथी के दांत थे, चंदन की लकड़ी थी, और बाद में तो खैर कपड़ा भी सदर्न इंडिया का फेमस था जिसको मलमल या मसलिन बोलते थे। तो इस तरीके से ऊपर आने लगा। धीरे धीरे
इसी वजह से जो व्यापार और वाणिज्य हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे सिटीज बनने लगी, नगर बनने लगे, और धीरे धीरे फिर राज्य निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो कहने का मीन सेंस है कि जब नॉर्थ इंडिया और सदर्न इंडिया का कॉन्टैक्ट हुआ तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, और बाद में जब नेवल यानी कि शिप टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बेटर हो गई तो इनका जो ट्रेड था वो रोमन एम्पायर, पर्शिया, इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना से भी स्टार्ट हो गया। इस ट्रेड का भी इनको काफ़ी फायदा हो, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या था, धीरे धीरे यहाँ पे राज्य निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से यहाँ पे जो किंगडम थे या राज्य वो बने, कौन कौन से फैक्टर थे। तो सबसे पहला जो फैक्टर था, देखिए, आयरन टेक्नोलॉजी। जैसे अगर हमने देखा कि गंगा के प्लेन्स जो थे, जब वहाँ पे सिविलाइजेशन, सेकंड जो अर्बनाइजेशन था या सेकंड सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, पाटलिपुत्र को सेंटर में लेके, मगध को सेंटर में लेके, तो उसका भी जो चीज़ थी आयरन टेक्नोलॉजी। क्योंकि आयरन टेक्नोलॉजी से आप क्या करोगे, दो चीज़ें, एक तो लोहे का हल यानी कि फाल बनाओगे, आयरन प्लो, और दूसरा कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से आप जंगलों को साफ करोगे, और उसके अलावा फिर खेती मतलब हल जुताई करोगे, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और सिंपल सी बात है, जब भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सरप्लस प्रोडक्शन के बाद ट्रेड एंड कॉमर्स अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट हुआ और लोगों ने कृषि करना स्टार्ट किया, और लोगों को जब खाने के लिए मिला तो नॉर्मल सी बात है, जनसंख्या अपने आप बढ़ने लगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो अपने आप शहरों का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी मैंने बताया था कि दक्षिणापथ जो था वो नॉर्थ और साउथ के ट्रेड के बीच में स्टार्ट हो चुका था, तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, उससे भी फायदा हुआ। जैसे मैंने बताया, मैगजीन्स के इंडिका में लिखा हुआ है कि वो जो रीजन था वो पल्स के लिए फेमस था, यानी कि उसको भी नॉलेज थी उस टाइम पे। और फिर इसके बाद मैंने बताया कि जैसे रोमन एम्पायर अपनी चयनित में था। रोमन एम्पायर बहुत रिच एम्पायर था, जहाँ पे बहुत सारी डिमांड थी, तो यहाँ ये जो डिमांड थी ये लोग पूरा करते थे, इससे क्या हुआ, फायदा हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे जब भी इकोनॉमी बड़ी होती है तो उसका मौद्रीकरण हो जाता है, यानी कि वहाँ पे करेंसी आ जाती है। तो इसी तरीके से सदर इंडिया में भी करेंसी आई, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के ये स्टार्ट हुए, और धीरे धीरे फिर बड़े बड़े सिटीज़ बनने लगी, जैसे कावेरीपट्टनम जिसको पुहार बोलते थे, मदुरई, ऐसे करके बड़े बड़े फिर बंदरगाह बनने लगे, जिसमें मुजरिस, तोंडी, है ना, अरिकामेडू, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें होने लगी। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सदर्न इंडिया फ्लरिश किया, और ये जो तीनों राज्य थे वो काफ़ी लंबे टाइम तक रूल कर पाए, क्योंकि तीनों राज्यों की जो कंडीशन थी लगभग बराबर थी, यानी कि तीनों में मिलिट्री पावर लगभग बराबर थी, इसलिए कभी कोई जीतता था कभी कोई हारता था, बट लंबे टाइम तक ये तीनों चोल, चेर और पांड्य एग्जिस्टेंस बताते रहे। सातपुत्र के बारे में मैंने बताया कि उसका जो उल्लेख है वो सिर्फ मिलता है आपको अशोक के अभिलेखों। अब वन बाय वन हम तीनों किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो किंगडम था वो चेर किंगडम था, चेर किंगडम। तो चेर किंगडम के बारे में हम कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए, आज का जो मालाबार रीजन है, केरल वाला जो रीजन है, वो वाला जो एरिया है उसको चेरा किंगडम बोलते हैं। और इसका जो एम्बलम था बो एंड एरो, यानी कि धनुष और तीर था, धनुष एवं तीर चिन्ह। इन सारों की सबकी खास बात की कि हर किसी का कोई ना कोई रॉयल एम्बलम होता था, राज चिन्ह होता था, और जिस तरीके से भारत का है अशोक का स्तंभ, उसी तरीके से। इनकी जो कैपिटल थी वंजी थी, और कारावूर भी बोलते हैं इसको। और जो फेमस पोर्ट्स थे इनके वो मुजरिस, जिनका नाम मैंने बताया, और तोंडी। तो ये तोंडी है ऊपर, और नीचे मुजरिस है। मुजरिस जो है आज का कांगरानौर जो इलाका है, या इसको मॉडर्न कांगरानौर, इससे इसकी पहचान की गई। तो दोनों इस मालाबार कोस्ट में थे, और यहाँ से काफ़ी बड़ा ट्रेड होता था। खासकर अभी हम मुजरिस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो रोमन एम्परर थे उन्होंने अपना एक टेंपल भी बनाया था, ऑगस्टस का टेंपल। ऑगस्टस वहाँ के रूलर थे, क्योंकि रोम में क्या होता था कि जो राजा होता था उसी को भगवान मान के उसकी पूजा की जाती थी। और इन्होंने अपनी 2 आर्मी रेजिमेंट भी रखी थी, जिससे कि ट्रेड की जो सुरक्षा है वो किया जा सके। इससे पता चलता है कि ये जो मालाबार कोस्ट था वो कितना इंपॉर्टेंट था, और रोमन्स के लिए कितना इसकी इंपॉर्टेंट थी। और इसके अलावा हम देखें तो जो संगम लिटरेचर है, संगम लिटरेचर में एक बुक है जो इत्तुतोगई का पार्ट है। इत्तुतोगई एक्चुअल में 8 बुक्स का कलेक्शन है, उसी की एक बुक है पदरीरू पार्ट 2। ये जो पदरीरू पार्ट 2 है, पदरीरू पार्ट 2, इस बुक में भी हमें जो चेरा किंगडम है उसके बारे में जानकारी मिलती है। पदवी पार्ट 2 ये इत्तुतोगई पार्ट का है। एक और भी आगे बुक है जो कि पात्तू यानी कि जो 10 इडल्स है उसका भाग है, जिसमें मदुरई कांजी पांड्या किंगडम के बारे में बताती है। और एक पत्नी पलाई होगी बुक, उसके बारे में हम देखेंगे, वो आपको चोला का किंगडम के बारे में जानकारी देती है। तो ये 3 बुक्स हैं जो संगम लिटरेचर का पार्ट है, जिससे हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे हम देखेंगे तो चेरों के बारे में जो सबसे पहले हमें नॉलेज मिलती है संगम लिटरेचर के अलावा, एक पुगालूर इंस्क्रिप्शन है, बहुत फेमस है ये, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना।
पुगालूर अभिलेख। पुगालूर अभिलेख ये 1st सेंचुरी का है। इससे भी हमें चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे हमें चोलों की 3 पीढ़ियों के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि ये जो 3 पीढ़ियाँ हैं ये उतनी फेमस नहीं है। 3 जनरेशन यानी कि रिफर्स टू 3 जनरेशन ऑफ चोला रूलर्स। इसमें पहली जो जनरेशन के है वो को अतान सेल है, को अतान, बट ये ज़्यादा फेमस नहीं थे, को अतान सेल। और दूसरी है पेरुम कातुन को, पेरू कातुन को। तीसरा है कातुन को इलंको, कातुन को इलंको, कातुन को इलंको। बट ये जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं, बट आपको पुगालूर इंस्क्रिप्शन यानी कि पुगालूर अभिलेख के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें हो सकता है कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का अभिलेख है और 3 पीढ़ियाँ जो चोला स्टार्टिंग के जो चोला है उनके बारे में यहाँ पे हमें नॉलेज मिलती है। लेकिन जो मोस्ट फेमस किंगडम मतलब मोस्ट फेमस रूलर हैं चेरों के, उनका नाम है चेरन सेंगुट्टुवन। तो इनका नाम है, ये क्यों फेमस है? चेरन सेनगुट्टुवन, चेरन सेनगुट्टुवन। अब देखिए जो चेरन सेनगुट्टन में ये 2nd सेंचुरी के आसपास रूल करते थे और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो बहुत सारे सोर्स हैं, बट शिल्पादिक्रम में भी इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। शिल्पादिक्रम एक महाकाव्य है जिसमें जिसको इलेंगो आदिगल जो इनके छोटे भाई थे उन्होंने ही लिखा था। इनका नाम भी मैं लिख देता हूँ। इनके छोटे भाई थे, उनका नाम था इलेंगो आदिगल। हालांकि ये जो स्टोरी है ये पहले की है। एक कोवलन है जो व्यापारी है और उसकी वाइफ है कन्नगी, बट उससे जो प्यार हो जाता है एक नर्तकी से होता है जिसका नाम माधवी था, और उसके प्यार में पड़ के वो अपना सारा बिजनेस बर्बाद कर देता है। और माधवी चालाक थी और वो उसे बाद में छोड़ देती है, और जब ये सब बर्बाद हो जाता है तो अपनी वाइफ के पास आता है, वाइफ उसको माफ़ करती है। लेकिन उसके बाद जो कोवलन था वो अपनी सिटी को छोड़ के यानी कि पुहार को छोड़ के वो मदुरई जाता है, वहाँ बिजनेस स्टार्ट करता है। इसकी पत्नी उसको अपनी एक पायल देती है, बट वो पायल राजकुमारी जो वहाँ की रानी थी उसके पास भी थी उसी टाइप की पायल, और उसी दिन वो शायद चोरी होती है और ये जब जाता है तो इसको चोर समझ के पकड़ लिया जाता है। और वहाँ के जो राजा थे, पांड्य राजा, उनका नाम था आर्य पदाई कदान था नेटू जेलियम, वो उसको मृत्युदंड दे देते। और उसके बाद जब कन्नगी को यह बात पता चलती तो वो राजा के पास जाती है और अपनी दूसरी पायल उसको दिखाती है और राजा को श्राप भी देती है, राजा की मृत्यु हो जाती है और पूरी जो मदुरई सिटी थी वो जल जाती है। फिर वो चेरा किंगडम में आती है और एक पहाड़ी में अपना जीवन व्यतीत करती है, और वहीं पे ऐसा भिक्षु नहीं उसकी मृत्यु होती है। जब 2nd सेंचुरी में चेरन सेनुगट्टम को उसके बारे में पता चलता है, कन्नगी के बारे में, तो वो बहुत इंप्रेस होता है और उसकी मेमोरी में वो पत्नी कल्ट यानी कि पत्नी पूजा की प्रथा को आरंभ करते हैं। और जब उसने इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया था उसमें बहुत सारे राजा राजकुमार आए थे, और उसमें सबसे फेमस जो थे वो गजभागुटु कहाँ के रूलर थे? श्रीलंका के। इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और इसी शिल्पादिक्रम में उनके बारे में बताया गया कि इन्होंने हिमालयन एक्सपेडिशन यानी कि हिमालय अभियान किया था, और हिमालय अभियान करके इन्होंने नॉर्थ के जितने भी राजा थे उनको पराजित किया था। और पराजित करने के बाद वहाँ से ये उस मेमोरी में कुछ स्टोन्स भी लाए थे, उन्हीं स्टोन से इन्होंने कन्नगी का मंदिर भी बनवाया था, और मंदिर बनाने के बाद इन्होंने पत्नी पूजा या पत्नी कल्ट की स्टार्टिंग भी की थी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चेरन सेनुगुट्टम। इसीलिए इनको गुड चेरा या रेड चेरा यानी कि भाला चेर या लाल चेर भी वहाँ पे कहा जाता है। और ये पहले साउथ इंडिया के राजा थे जिन्होंने चाइना में अपनी एम्बेसी भेजी, यानी कि इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए यानी कि वाणिज्य और व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने जो राजदूत थे वो चाइना भेजे, क्योंकि चाइना आपको पता है कि सिल्क रूट के लिए इंपॉर्टेंट था और मैरीटाइम सिल्क रूट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये चेरन सेनुगट्टम के बारे में हमने देखा था। एक और फेमस रूलर के बारे में हमें जानकारी मिलती है जिनका नाम है आदि गोमान। इनका नाम है आदि गोमान। थोड़ा सा नाम अजीब से, बट वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। आदि गोमान के बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने साउथ इंडिया में जो गन्ने की खेती है उसको स्टार्ट करवाया। तो गन्ने की खेती को सदर्न इंडिया में स्टार्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो आदि गुमान को जाता है। बाकी इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं कि सदर्न इंडिया में गन्ने की खेती किसने स्टार्ट कराई, तो उनका नाम है आदि गुमान। इसको आप ध्यान में रखें। अब आगे हम देखते हैं
चोला किंगडम के बारे में, तो चोला किंगडम के बारे में हमें बहुत सारे सोर्स से जानकारी मिलती है। जैसे हमने अशोक के इंस्क्रिप्शंस को देखा था 2nd और 13th के बारे में। उसके अलावा हमने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन को देखा, फिर संगम लिटरेचर को हमने देखा। तो संगम लिटरेचर में मैंने बताया भी था आपको कि संगम लिटरेचर में एक जो बुक है वो जानकारी देती है, संगम लिटरेचर की बुक। संगम लिटरेचर की वो जो बुक है वो पत्तिना पलाई है, पत्तिना पलाई। और पत्तिना पलाई आपको पार्ट 2 का पार्ट है। पार्ट टू 10 ईडल्स हैं, 10 ईडल्स का मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन स्टोरीज है, उसी का पार्ट है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यानी कि चोला किंगडम के लिए ये भी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें चोलों के बारे में जानकारी देती है। अब देखिए, जैसे हर किसी किंगडम का रॉयल एम्बलम था, ऐसे इनका भी रॉयल एम्बलम था, टाइगर, चीता इनका रॉयल एम्बलम था। और इनकी जो राजधानी थी वो उरेयूर थी, और उरेयूर फेमस था आपके कॉटन ट्रेड के लिए, कॉटन के कपड़े के लिए, जिसको मलमल या मसलिन बोलते थे। बाद में हालांकि एक राजा हुआ, उसका नाम था करिकाला, हम आगे पढ़ेंगे। उसने जो कैपिटल बनाई उसको पुहार में कन्वर्ट किया, और वही जो पुहार है उसको कावेरीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। और ये फेमस बाद में पोर्ट भी हुआ जहाँ से वाणिज्य और व्यापार होता था। अगर हम देखें इसकी लोकेशन को, तो जो अर्ली चोल किंगडम है उसकी जो लोकेशन थी, बाद में तो बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था इन्होंने, बट वो 9-10 सेंचुरी की बात है, 11 सेंचुरी की बात है। बट ये जो स्टार्टिंग में था, ये पेन्नार रिवर है और ये वेल्लार रिवर है, इसके बीच का जो एरिया है, जो कि आज का त्रिची जिला या फिर सदर्न आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, उस क्षेत्र में स्टार्टिंग में चोलों ने बसाया अपना राज्य। और धीरे धीरे फिर ये आगे बढ़ते हैं। चोलों की जो पहले फेमस किंग हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, उनका नाम है एलारा। एलारा के बारे में जानकारी मिलती है। एलारा के बारे में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस है कि इन्होंने श्रीलंका पे अटैक किया, नेवल अटैक, क्योंकि चोलों को सबसे ज़्यादा उनकी नेवल फोर्स के लिए जाना जाता है। आगे भी हम देखेंगे उनकी नेवल फोर्स काफ़ी पावरफुल थी। तो इन्होंने एलारा ने श्रीलंका पे अटैक किया, और कहा जाता है कि उसको जीता और अगले 50 सालों तक वहाँ पर शासन करते रहे। हालांकि उसके बाद जो चोल पावर थी उसका डिक्लाइन हुआ और बाद में श्रीलंका पे इंडिपेंडेंट हो गया। हालांकि उस समय इसको श्रीलंका नहीं बोलते थे, इसको सिलोन बोलते थे, सिलोन। तो इस तरीके से एलारा के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पहले जो फेमस किंग थे उनका नाम है एलारा, इनको ध्यान में रखना। श्रीलंका एक्सपीडिशन के लिए इनको जाना जाता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, करिकाला। करिकाला ने क्या किया था, 2nd सेंचुरी सी में इन्होंने रूल किया था। और मैंने अभी आपको एक बुक बताई थी, पत्तिना पलाई। पत्तिना पलाई ये पत्तू का पार्ट है। जो पत्तिना पलाई 10 बुक्स है, पत्तू उसका भाग है, 10 बुक्स हैं इसके अंदर, उसी का भाग है। उसमें हमें चोल किंगडम के बारे में जानकारी मिलती, मैंने आपको पहले बताया था। और इसी पत्तिना पलाई में हमें करिकाल की अर्ली लाइफ यानी कि आरंभिक जीवन और उसकी जो मिलिट्री कंक्वेस्ट है उसके बारे में जानकारी मिलती है। करिकाला के बारे में बोलते हैं कि इसने 2 बैटल लड़ी थी फेमस। उसमें जो बैटल ऑफ वेनी है, ये वेनी का युद्ध है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये साउथ के इंडिया में। जैसे नॉर्थ इंडिया में कलिंग वगैरह का युद्ध है, पानीपत की युद्ध है, ऐसी साधन इंडिया में वेनी का युद्ध है, इसको ध्यान में रखेगा। इसमें जो करिकाल था उस पर 3 लोगों ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें चेरा आर्मी, पांड्यों की आर्मी और 11 छोटे छोटे सामंत थे, उन लोगों ने मिलकर आक्रमण किया। परंतु जो करिकाल था वो बहुत पावरफुल था, उसने सबको पराजित कर दिया। और जब वो पराजय हुई तो जो चेरा किंग था, राजा था, उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि उसने वैसे कोई फांसी लगाई या जहर खाया ऐसा नहीं, वो भूखे रह के उसने अपने आप को अपने प्राण त्याग। इससे जो करिकाल था वो काफ़ी फेमस हो गया। उसके बाद फिर जो 9 माइनर चीफ थे, यानी कि 9 जो छोटे वहाँ के सामंत थे, उन्होंने फिर करिकाल पर आक्रमण किया। परंतु इस बार भी इन सबको हार का सामना करना पड़ा, यानी कि दोनों बार में करिकाल विजयी रहा। इसमें भी विजयी रहा और इसमें भी वो क्या रहा, विजयी रहा। और ये जो युद्ध था दूसरा वाला, इसको बैटल ऑफ वाहिंग परंदलई बोलते हैं, यानी कि वाही परंदलई का युद्ध, इसमें भी ये जीता। तो 2 युद्ध के नाम को आपको ध्यान में रखना है, वेनी का युद्ध और वाही परंदलई का युद्ध। और ये जो जानकारी मिलती है हमें पत्तनी पलाई से मिलती है। पत्तनी पलाई क्या है, तो पार्ट टू जो 3rd संगम में कंपाइलेशन था लिटरेचर, संगम लिटरेचर, उसका एक पार्ट है। और इसी से हमें जानकारी मिलती है और हमें पता चलता है जो करिकाल था वो 2 सेंचुरी तक 2nd सेंचुरी में शासन करा। करिकाल का एक और अचीवमेंट है जो इसने किया था। सबसे पहले इसने क्या किया, जो उरेयूर कैपिटल थी उसको चेंज किया और पुहार बनाया, और वही पुहार मैंने बताया था कि आज का कावेरीपट्टनम है। और उसके किनारे उसमें इसने क्या किया था, 160 किलोमीटर का एक लंबा डैम बनाया था कावेरी रिवर पे, क्योंकि नॉर्मल सी बात थी कि पानी की ज़रूरत थी
इरिगेशन के लिए और पीने के लिए। तो इसने बहुत बड़ा डैम बनाया और इसका जो निर्माण कराया था 12,000 स्लेव्स जो वो ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका से लाया था, उनके थ्रू इसने उसका निर्माण कराया। इससे पता चलता है कि संगम समाज में स्लेवरी थी और पहले भी थी। और इसको जो ये डैम बनाया था इसने, इसको ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया बोला जाता है। ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया इसको बोला, सबसे भारत का सबसे पुराना डैम इसको माना जाता है, जो करिकाला ने बनाया था। इस तरीके से ये जो करिकाला था, इसके बाद जो चोला थे उनकी जो पावर थी वो डिक्लाइन कर गई। और फिर जब हम देखेंगे आगे जाके विजयालय, उसके बाद आदित्य, परांतक, ये सब जो जिनको इंपीरियल चोला बोला जाता है, उनके टाइम पे फिर दोबारा से जो चोलों की पावर थी वो उभरेगी। कराईकल के बाद कोई भी इतना पावरफुल जो रूलर था वो वहाँ पे नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं। इसके बाद जो तीसरा किंगडम आता है वो पांड्या किंगडम है। तो पांड्या किंगडम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स है वो तो स्टार्टिंग में तो हमने देखे थे, लेकिन जो मैगस्थनीज की इंडिका है, मैगस्थनीज की इंडिका, ये इसका एक सोर्स है जिसमें मैगस्थनी बता रहा है कि ये जो राज्य है एक तो मोती के लिए प्रसिद्ध है, मोती के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर पल्स, एंड सेकंड यहाँ पे बता रहा है कि महिला द्वारा शासित है, रूल्ड बाय अ वीमेन। इससे पता चलता है कि ये जो सोसाइटी थी ये मात्र सत्तात्मक थी। इससे पता चलता है कि महिलाएं भी उस समय शासन करती थी। इसके अलावा पांड्य किंगडम के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, एक मैंने बताया था मदुरई कांजी, एक बुक है मदुरई कांजी, ये अभी पात्तू पात्तू का भाग है, पात्तू पात्तू का भाग है। इससे भी हमें जानकारी मिलती है। और भी सोर्स हैं जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन, ये सब हमें बताते हैं। लेकिन नॉर्मल सी बात है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका संगम लिटरेचर ही है, जिसमें मदुरई कांजी यहाँ की पूरी कंडीशन के बारे में बताती है। तो सदर्न रीजन ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु आज का जो है, इसका जो कैपिटल है वो मदुरई है, राजधानी मदुरई है। मदुरई आपको पता है कि वैगई रिवर, वैगई नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है और शानदार शहर है, टाउन्स ऑफ टेम्पल बोलते हैं। इनका जो एम्बलम था फिश था, मछली इनका एम्बलम था। और क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई रॉयल एम्बलम होता था, इसी तरीके से इनका भी एक रॉयल एम्बलम था जिसको फिश बोलते थे। जैसे चोलों का मैंने बताया था कि टाइगर था, और जो चेर थे उनका जो एम्बलम था वो बो एंड एरो यानी कि धनुष और तीर था। तो ये पांड्य किंगडम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब पांड्यों में देखिए मैगस्थनीज बता रहे कि भाई ये पल्स के लिए फेमस है और एक महिला द्वारा शासित है। और देखिए पांड्यन किंग थे, जो संगम हुए थे, 3 संगम हुए थे। तो जो सेकंड संगम था उसको एक पांड्यन किंग थे जिनका नाम था मुदा थी रू मारन, मुदिथा रूमारन। मुदिथा रूमारन ने इसको पैट्रोनाइज किया था, इसका संरक्षण दिया था। और इसके शासक थे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड संगम हुआ था, द्वितीय संगम हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे यानी कि उसके जो प्रेसिडेंट थे वो पहले तो अगस्त थे, अगस्त ऋषि, जिनको अगस्त्यार भी बोला जाता है। लेकिन बाद में इसके जो अध्यक्ष बने वो बने थे तुगलका पियर। और तुगलका पियर ने ही क्या लिखा था, तुगलका पीएम। इसका जिक्र भी आप आगे आएगा। हालांकि जो तुगलका पीएम है ये ग्रामर की बुक है, तुगलका पीएम ग्रामर की बुक है, बट वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी इसमें बताया गया। तो तुगलका पीएम का जिक्र आगे भी जिक्र आएगा, जिसमें इसमें आगे हम देखेंगे 5 कैटेगरीज ऑफ लैंड, 4 टाइप्स ऑफ कास्ट, ये सब हम जब सोसाइटी और इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र आएगा। बट आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर, तो वो आपका तुगलका पियर है और ये ग्रामर की बुक है। बट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ संगम पीरियड मेंशन्ड इन तुगलका पीएम, रिटन बाय तुगलका पियर इन सेकंड संगम, पैट्रोनाइज्ड बाय मुदाती रूमारन, ये पांड्यन किंग। इसके अलावा एक फेमस किंग है जिनका नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, जब कन्नगी की कहानी मैंने बताई थी शिल्पादिक्रम में। तो कन्नगी जब मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉयड करती है, जिस राजा को वो श्राप देती है, उनका नाम था आर्यपदाई कदांथा नेडुचेलियन। तो इनका नाम है, यहाँ पे मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा टफ नाम है। तो इनका नाम है आर्यपदाई, नाम ध्यान रखिएगा, आर्यपदाई कदांथा नेडुचेलियन, ये नाम था। तो हालांकि ये काफ़ी पावरफुल थे, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने जो आर्यपदाई टाइटल लिया, आर्यपदाई टाइटल लेने का जो रीज़न था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ही डिफीटेड
ही डिफीटेड आर्यन फोर्सेस, क्योंकि इन्होंने जो आर्यन फोर्सेस थी जो नॉर्थ इंडिया से सदर्न इंडिया में आई थी उनको पराजित किया था। इसी उपलक्ष्य पे इन्होंने आर्य पदाई यानी कि आर्यों को पराजित करने वाला टाइटल लिया। परंतु इन्होंने कोवलन को डेथ सेंटेंस दिया और कन्नगी ने इनको श्राप दिया, तो कहा जाता है कि हार्ट अटैक हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो पूरी मदुरै सिटी थी वो धू धू करके जलने लगी। और एक और पांड्यन किंगडम है जिसका नाम है नोडियोन। नोडियोन नोडियोन इसलिए फेमस है कि कहा जाता है कि इसने समुद्र पूजा आरंभ की थी। समुद्र की पूजा करनी, जैसे पत्तनीगढ़ की स्टार्टिंग चेरा राजा सेनुकुट्टम ने की थी, ऐसे इन्होंने समुद्र पूजा की। तो यहाँ पर लिखा है कि पांड्यन किंग आर्यपदाई कदंता नेडुचेलियन वॉन विक्टोरियस ओवर द आर्यन फोर्सेस बट डाइड ड्यू टू कर्स ऑफ कन्नगी। तो कन्नगी के श्राप से इसकी मृत्यु हो गई। और ये जो कहानी है आपको शिल्पाधिक्रम में आपको देखने के लिए मिल जाए। एक और है पावरफुल जो है किंगडम मतलब किंग है जिसका नाम काफ़ी टफ है, तलैया लंगा नाटू चेरू वेनारा नेडुचेलियन। इसने क्या किया था, एक बैटल थी जिसको बैटल ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ तलैया लंगन की बैटल थी। इस बैटल में जिसको आज तंजौर बोलते हैं, तंजौर सिटी है, इसमें इसने किसको हराया, इसमें चेरों को मतलब कंबाइंड आर्मी ऑफ चेरा चोला और 5 माइनर चीफ इनकी आर्मी को हराया। और उसी मेमोरी में इसने थलैयंगा टाइटल लिया। तो थलैयंगा नाटू चेरू नेरा नेडुचेलियन इन द बैटल ऑफ थलैया लंगम, इसने या तंजौर की बैटल, इसमें इसने तीनों की कंबाइंड आर्मी चेर चोर और 5 माइनर चीफ्स को हराया। और इसी के काल में जो पांड्य राज्य था उस टाइम पे संगम पीरियड में सबसे बड़े रीजन में फैला, यानी कि पूरा का पूरा जो तमिलनाडु रीजन था वो इनके कंट्रोल में था। इस तरीके से बट धीरे धीरे फिर जो पांड्य पावर थी उसका भी डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम में। जो मैंने बताया था एक बुक का नाम मदुरई कांजी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो ये मैंने बताया भी था कि पार्ट्स ऑफ पार्ट टू है, इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। पात्तू वो थर्ड संगम में इनका कंपाइलेशन हुआ था। इसको जो मदुरई कांजी है इसको लिखा है मानगुडी, नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है मानगुडी मारू नार, मालगुड़ी मारुथनार। तो मालगुड़ी मारुथनार ने मदुरई कांजी को लिखा है और इसी में पांड्य किंगडम के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पांड्यन किंगडम और एज वेल एज संगम पीरियड। और इसी में हमें जानकारी मिलती है फेमस पोर्ट की, कोरकई। तो कोरकई ये जो पोर्ट है, ये क्योंकि पोर्ट से भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोरकई एक फेमस पोर्ट था जो कि पांड्यन किंगडम में आता था और यहीं से ऐसा माना जाता है कि जो मोती का व्यापार होता है, जो पल्स का व्यापार होता है, तो वो यहीं से होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मदुरई कांजी, मैंने 3 बुकों के नाम बताए थे, एक मदुरई कांजी और एक अभी हमने पढ़ा था पत्तनी पिलाई जिसमें चोलों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती। आगे हम चलते हैं तो देखिए कैसे डिक्लाइन हुआ संगम किंगडम्स का। तो ऐसा माना जाता है कि एक कलाभरास थे, इनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बट ऐसा माना जाता है कि 300 सी में ये जो कलाभरास थे इन्होंने आक्रमण किया और 550 सी तक इन्होंने उस सदर्न रीजन में शासन किया, सदर्न इंडिया में। और सदर्न इंडिया का मतलब आप समझ गए डीप साउथ वाला जो इलाका था इनके कंट्रोल में था। डीप साउथ वाला इलाके का मतलब है ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, यानी कि ये जो रिवर है ये तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा, और ये जो रिवर है कृष्णा रिवर है, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी से पूरे नीचे का जो रीजन था इस क्षेत्र पे ये जो कालभरास थे, कालभरास, इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया और यहाँ ये तीनों जो किंगडम थे वो इनके अंडर आ गए। हालांकि इन्होंने इनको पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया, तो एज अ सामंत उनके काम करते रहे। और बस जब 550 में कालभरास की पावर खत्म हो जाएगी, एक रूलर आएगा जिसका नाम था पल्लव रूलर सेम विष्णु, वो कालभरास की जो पावर थी वो समाप्त कर देगा। उसके बाद धीरे धीरे ये जो राज्य होंगे वो फिर दोबारा से उभर जाएंगे। लेकिन इसीलिए इस पीरियड को, क्योंकि इसके बारे में हमें ज़्यादा हिस्ट्री नहीं मिलती है, इसको डार्क एज ऑफ सदर्न हिस्ट्री, यानी कि दक्षिण भारत का काला अध्याय, या इसको डार्क एज या कि डार्क फेज बोला जाता है उसका हिस्ट्री का, अंधकार युग इसको हिंदी में हम बोलेंगे। क्योंकि इसके बारे में अंधकार युग का मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ चल ही नहीं रहा था, इंफॉर्मेशन थी, बट क्या हो रहा था उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि अधिकतर जो सोर्स होते हैं वो लिटरेचर है या फिर कोई आर्कोलॉजिकल प्रूफ होता है, बट इस काल के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। बट हाँ, इस काल में हमें पता चलता है कि ये जो तीनों संगम स्टेट थे एज अ
अंडर काम कर रहे थे कालभ्रास के, और कालभ्रास काफ़ी पावरफुल थे। उन्होंने लगभग 250 साल वहाँ पे शासन किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी पावर भी खत्म होगी। फिर दोबारा से ये जो राज्य थे वो उभर जाएंगे, और खासकर फिर चोला इंपीरियल चोलाज आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाएंगे, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए आगे हम देखते हैं संगम एडमिनिस्ट्रेशन कैसा इनका प्रशासन था। क्योंकि स्टार्टिंग में तो अगर हम देखें तो तीनों जो स्टेट थे वो छोटे छोटे स्टेट थे, और लगभग सबका एडमिनिस्ट्रेशन सेम था, सोसाइटी सेम थी, क्योंकि सदर्न इंडिया का ही पार्ट था। कभी कोई कुछ बड़ा राज्य बना लेता था, कभी कुछ छोटा, लेकिन नॉर्मली क्या था वही सामंती सिस्टम था। राजा सेंटर पे होता था, लेकिन उसकी असिस्ट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, फिर छोटे सामंत, ऐसे करके फिर सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहता था। तो अगर हम देखें तो किंग है सबसे ऊपर पावरफुल, और किंग जो है उसका पद आनुवंशिक होता था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, आनुवंशिक होता था। लेकिन टैलेंट होना चाहिए था, और भाइयों में भी आपस में कई बार युद्ध हो जाता था। उसकी राजा की असिस्ट करने के लिए एक मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, मंत्री परिषद, और उस मंत्री परिषद में 5 लोग होते थे। 5 एक मंत्री होते थे जिनको अमचियार बोला जाता था, मंत्री आमाई 4 बोला जाता था। और उसके बाद प्रीस्ट पुजारी होते थे, पुजारी वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, जिनको अंथनार बोला जाता था, अंथनार। ये बहुत पावरफुल होते थे, क्योंकि अगर सदर्न सोसाइटी को देखेंगे तो उस टाइम पे वहाँ पे ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी। जो अगस्त ऋषि थे वहाँ पे उन्होंने ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को किया था। फिर इसके बाद थुथार। ये जो टर्म्स होते हैं ये सारे के सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट पूछेंगे कि थुथार कौन होते थे। इनवेस यानी कि जो राजदूत होते थे, एम्बेसडर्स होते थे, वो उनको थुथार बोला जाता था। जो मिलिट्री कमांडर होते थे उनको सेनापति बोला जाता था। और संगम पीरियड की खास बात थी कि वहाँ पे स्थायी सेना होती थी, रेगुलर आर्मी होती थी। ऐसा नहीं कि भाई जब युद्ध हो रहा है तब आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमेशा युद्ध चलते रहते थे, इसलिए प्रॉपर आर्मी थी, उसको प्रॉपर वेतन वगैरह दिया जाता था। और जो मिलिट्री कमांडर होते थे उनको टाइटल यानी कि जो उपाधि दी जाती थी अच्छा करने पर, उसको एनआरडी बोलते थे। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनकी जो उपाधि होती थी उसको एनआरडी बोला जाता था। स्पाइस होते थे जिनको ऑररार बोला जाता था, ऑररार। ये स्पाइस यानी कि जासूस। इससे वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे जासूस भी थे। तो एक टाइप का बेटर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, और इसमें सारे लोग थे जो कि शासन में राजा की सहयोग करते थे। सेना की भी इंपॉर्टेंस थी वहाँ पे। तो अगर हम उसके बाद देखें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट संगम सोसाइटी को देखें कि संगम सोसाइटी कैसी थी। जैसे मैंने बताया था कि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ उनको समझा जाता था, जैसे नॉर्थ इंडिया में थे। बट सदर्न इंडिया के ब्राह्मणों में एक डिफरेंस था कि वो नॉन वेज यानी कि मांस भी खाते थे और ड्रिंक भी करते थे, जबकि नॉर्थ इंडिया में जो ब्राह्मण वगैरह थे उस टाइम पे ऐसा माना जाता कि वो नॉन वेज और जो ड्रिंक करना यानी कि शराब पीना वो नहीं करते थे। और जैसे एक बुक बताई थी मैंने आपको, बताया था कि सेकंड जो काउंसिल हुई थी उसमें तोलक्का पियम, जिसको लिखा है तोलक्का पियर ने, तोलक्का पियर। हालांकि जो तोलक्का पियर है, पियर ने जो बुक लिखी है तोलक्का पियम, मैंने ये बताया भी था कि ये मेनली व्याकरण की बुक है, ग्रामर की बुक है, यानी कि तमिल ग्रामर की बुक है। बट इसमें वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी बताया। तो इसी बुक में बताया कि वहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ कास्ट, 4 टाइप की कास्ट यानी कि 4 टाइप की जाति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर थे अरासर। अरासर का मतलब ये हो गया, अरासर ये रूलिंग क्लास थी, मतलब क्षत्रिय थे। और उसके बाद अंतनार थे। अंतनार अभी आपने पीछे भी नाम सुना था, ये पुजारी वर्ग था। पुजारी वर्ग, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि यही सब कुछ था वहाँ पे, इसके बिना वहाँ पे शासन पॉसिबल नहीं था। वणिगार, वणिगार जो थे ये एक यानी कि वैश्य वर्ग हो गया, ये वैश्य वर्ग हो गया जिसका काम बिजनेस करना था। पुजारी वर्ग आपका ब्राह्मण वर्ग हो गया। तो वैसी सोसाइटी थी जैसे नॉर्थ इंडिया में थी। फिर वेलंगार यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट, ये लैंडलॉर्ड्स होते थे, यानी कि ये कृषि करते, ये लेकिन खुद कृषि नहीं करते थे, ये कृषक होते थे, बट ये जमीन के मालिक होते थे, कृषक होते थे। और ये लैंडलॉर्ड्स होते थे। इनको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके वेलालार्स थे ये जमींदार थे, जमीन के मालिक होते थे, बट ये खुद से खेती नहीं करते थे, ये खेती करवाते थे, क्योंकि जो लैंड रिवेन्यू था वो टैक्स का इंपॉर्टेंट सोर्स था। और अगर आप देखेंगे तो ये अरासर और जो वेलालार होते थे इनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस भी हो जाता था, क्योंकि ये लोग काफ़ी रिच होते थे, पैसा होता था इनके पास, और इनकी सेना भी इनकी एक अपनी छोटी सी सेना भी होती थी जिससे राजा को सपोर्ट करते थे। और बट ये खुद से खेती नहीं करते थे, जैसे मैंने बताया लैंड के मालिक होते थे। ये खेती किससे कराते थे, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये कदासियार से कराते थे। कदासियार एक टाइप से स्लेव थे, मतलब लेबर थे, बट ये एग्रीकल्चरल स्लेव थे। इनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, इनको उतना ही दिया जाता था जितना खाना भर के लिए दिया जाए। उसके बाद इनकी कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं थी। जो भी इनका लैंडलॉर्ड बोलेगा यानी कि जो भी विलेलार बोलेंगे वही इनको करना होता था। और जो दूसरी एक
थे पेरियर थे वो लैंडलेस लेबर थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी, बट वो जमीन लेके इनसे किराए पे लेके खेती कर सकते थे या ऐसा मजदूरी काम करते थे। तो ये जो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अरासर, अंथनार, है ना, वनीगार, वेल्लालार, पेरियार और ये आपका कदीशियर। तो ऐसे टर्म्स को ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी तो डायरेक्ट ऐसे टर्म्स को पूछता है, अक्सर सदर्न इंडिया से ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा किसमें मेंशन है, 4 टाइप्स ऑफ कास्ट तुलक का पीएम में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखें तो संगम सोसाइटी, संगम समाज को हम देखें तो वहां पे अगर आप देखोगे तो संगम समाज को, तो हालांकि जो विमेंस की पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी। ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत सारा जो संगम लिटरेचर था उसमें विमेंस का भी कंट्रीब्यूशन था। बहुत सारी वहाँ पे कवियत्रियों के नाम आते जिन्होंने रचना की थी, और जो विमेंस थी उनको ये भी राइट था कि वो अपना हस्बैंड चुन सकती है, अपना लाइफ पार्टनर चुन सकती है, और वो उनको पढ़ने का भी अधिकार था। बट कुछ जो सोर्स है वहाँ से हमें पता चलता है कि जो विधवाओं की कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी। उसके अलावा सती सिस्टम भी वहाँ पे प्रेजेंट था। स्लेवरी के बारे में भी हमने देखा कि जो डैम बनाया था 160 किलोमीटर का आपके करिकाला ने, उसमें 12,000 स्लेब से काम कराया। अभी हमने कदीसियर के बारे में पढ़ाया था जो एग्रीकल्चर स्लेब थे। तो इसका मतलब सोसाइटी में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था, महिलाओं की कंडीशन ठीक थी बट उतनी भी अच्छी नहीं थी, जिससे हमें पता चलता कि विडो की कंडीशन खराब है। तो ये सब कंडीशन वहाँ पे थी। बट ऐसा कोई हमें अभी निशान नहीं मिलता कि वहाँ पे बाल विवाह होता था, और उसके अलावा पर्दा प्रथा ऐसा कुछ हमें स्टार्टिंग में तो जानकारी मिलती नहीं। संगम रिलीजन कैसा था, तो संगम रिलीजन मैंने बताया था कि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। और एक कहानी मैंने बताई थी कि जब अगस्त ऋषि साधर्न इंडिया में आयुर्वेदिक कल्चर को फैलाने के लिए गए तो उनके साथ भगवान शिव ने अपने बेटे कार्तिकेय को भेजा था, और वही कार्तिकेय वहाँ पे मुरुगन के नाम से फेमस हुए, वो मुख्य भगवान थे। और यही मुरुगन जब मध्य काल आएगा यानी कि मेडिवल पीरियड आएगा तो यही मध्यकाल में वहाँ पे सुब्रमण्यम के नाम से फेमस हो जाएंगे। सुब्रमण्यम इस नाम से फेमस। तो मुरुगन चीफ डाइटी थे, लेकिन इसके अलावा हमने पढ़ा था पत्नी कल्ट, कन्नगी पूजा होती थी यानी कि पत्नी पूजा होती थी। कन्नगी के वहाँ पे मंदिर भी बनाए गए, वहाँ पे भी पूजा होती थी, यानी कि पत्नी पूजा होती थी, महिलाओं की पूजा होती थी, महिलाओं को वहाँ पे अच्छा माना जाता था। इसके अलावा हीरो स्टोन्स भी मिले, यानी कि उनकी भी वर्शिप होती थी। हीरो स्टोन का मतलब ऐसे लोग जो युद्ध में बहुत बहादुरी का काम करते थे, उनकी उनकी जो उनका फोटो होती थी उसको स्टोन में कार्व किया जाता था, और उसके बाद उनकी भी पूजा की जाती थी। इसको हीरो स्टोन वर्शिप बोलते हैं, यानी कि जो योद्धा होते थे, योद्धा पूजा, इसको अगर हम हिंदी में बोले तो हीरो स्टोन वर्शिप या योद्धा पूजा। ये भी एक नई चीज़ थी वहाँ पे, जो बड़े बड़े योद्धा होते थे उनकी वहाँ पे पूजा की जाती थी। इससे हमें पता चलता है। तो यानी कि लॉर्ड मुरुगन यानी कि भगवान शिव और उनका परिवार विष्णु ये तो है, लेकिन मेन जो डाइटी थी वो लॉर्ड मुरुगन थे, और पत्नी कल्ट यानी कि पत्नी पूजा यानी महिला पूजा भी वहाँ पे होती। अब देखिए संगम इकोनॉमी को हम देखें तो नॉर्मल सी बात है, वो जो काल है अगर हम नॉर्थ इंडिया या पूरे इंडिया में देखें तो मेन जो चीप इकोनॉमी का मेन पॉइंट है वो एग्रीकल्चर है, कृषि है। और राजा को भी जो सबसे ज़्यादा आय होती थी वो टैक्स से ही होती थी, और वो लैंड रेवेन्यू होता था। और एग्रीकल्चर के बारे में बड़ा इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ पे। और अभी हमने बुक का नाम पढ़ा था तोलक का पीएम, मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार इसका नाम आ रहा है तो ध्यान रखिएगा। वही तोलक का पीएम जिसको तोलक का पीयर ने लिखा है। तो इसमें इसने बताया 5 कैटेगरीज ऑफ लैंड, यानी कि लैंड यानी कि जमीन के 5 प्रकारों के बारे में बताया था कि 5 टाइप की लैंड होती थी। जैसे उसमें कौन सी अच्छी लैंड थी, जैसे अगर हम देखेंगे तो पहली टाइप की जो लैंड थी वो कुरुंजी उसको बोला जाता था। कुरुंजी, कुरुंजी का मतलब है कि जो हिली ट्रैक यानी कि पहाड़ी भूमि होती थी उसको कुरुंजी बोलते थे। फिर पेस्टोरल लैंड, पेस्टोरल लैंड का लैंड मतलब मुल्लई उसको बोलते थे। मुल्लई का मतलब हो गया पेस्टोरल लैंड जहाँ पे पशु चारण करते थे उस लैंड को। फिर मुरुदम एग्रीकल्चर लैंड, ये सबसे उपजाऊ होती थी, इसको मुरुदम बोलते थे, खासकर ये कावेरी डेल्टा के आसपास की लैंड थी। फिर नेतल यानी कि जिसको कोस्टल लैंड, जो समुद्र के किनारे होती थी, तटीय भूमि, तटीय भूमि। ये सब टर्म्स को ध्यान में रखना क्योंकि टर्म्स पूछे जाते हैं। नियतल, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं नियतल। और उसके बाद पल्लई, पल्लई यानी कि डेजर्ट लैंड, मरुभूमि जिसमें कुछ भी खेती नहीं हो सकती, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो तोलक का पीएम में इस तरीके से कैटेगरी बांटे। तो जो टैक्सेशन होता था वो भी इसी तरीके से होता था कि जो मुरुदम होता था, जो अच्छी लैंड होती थी उस पर ज़्यादा टैक्स लगता था, और जो अच्छी लैंड नहीं होती थी उस पर कम टैक्स लगता था। तो इसलिए शायद ये कैटेगराइजेशन किया होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि लैंड रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ संगम रूलर्स। हम आगे देखते हैं तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वहाँ की बहुत फेमस थी। जैसे हमने एक सिटी का नाम बताया था उरैयूर, जो अर्ली चोला यानी कि स्टार्टिंग में जो चोला थे उनकी कैपिटल थी। उरैयूर का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था, यानी खासकर कॉटन बहुत फेमस था, कपड़ा फेमस था, उसको मसलिन या मलमल बोलते थे। और मलमल की खास बात थी कि एक रिंग
उसके 20 में से भी वो पार हो जाता है। तो फाइन क्वालिटी का क्लोथ था जिसकी नॉर्थ इंडिया और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी डिमांड थी, और वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि रोमन एम्पायर में भी इसकी बहुत अच्छी डिमांड थी। तो यहाँ से कॉटन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, बाद में पुहार या कावेरीपट्टनम ट्रेडिंग पॉइंट बन गई, लेकिन स्टार्टिंग में ओरेयूर था। इससे हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर के अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी सदर्न इंडिया फेमस था। अब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम सदर्न इंडिया के यानी कि संगम पीरियड के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को देखें तो अक्सर पूछा जाता है, ये अरिका मेडू है, फेमस है। पुहार, या जिसको हम कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं, कावेरी पट्टनम, जिसको करिकाल ने बसाया था, मतलब एज अ कैपिटल बसाया था। उसके अलावा कोरकई, जो मैंने आपको बताया था कि मदुरई कांची में इसके बारे में जिक्र है, कोरकई के बारे में। मुजरिस, ये तो आपने नाम सुना था, अभी इसका नाम बताया आएगा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑगस्टस का टेम्पल था, ऑगस्टस टेम्पल, रोमन एम्पायर ऑगस्टस का टेम्पल, और यहाँ पे टू रेजिमेंट्स टू प्रोटेक्ट ट्रेड्स, यानी कि व्यापार को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो रोमन एम्पायर थे उन्होंने 2 रेजिमेंट भी रखी थी, जिससे कि वहाँ से व्यापार को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके ऊपर टोंडी है। तो ये पांचों के 5 जो पोर्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। पहले जो दो हैं यानी कि अरिका मेडू और पुहार, वो चोला एम्पायर के पार्ट है। कोरकई पांड्या का है, और मुजरिस और टोंडी ये आपके चेरा के। मैंने बताया था कोरकई जो फेमस पत्तू की बुक है मदुरई कांजी, इसमें इसका वर्णन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, मदुरई कांजी जो बुक है उसमें कोरकई, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेड में अगर हम देखें तो क्या इंपोर्ट होता था, क्या एक्सपोर्ट होता था। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इंपोर्ट अक्सर करते थे, वहाँ पे अच्छे घोड़े नहीं थे, और आपको पता है कि आपस में लड़ते रहते थे तीनों राज्य, तो हॉर्सेज अच्छे चाहिए। गोल्ड भारत में नहीं होता था, जैसे एक स्टूडेंट है प्लिनी, उसने लिखा भी है कि जो पूरे दुनिया का जो सोना चांदी है आखिर घूम घूम के भारत और चाइना में सब सिमट जाता है। तो इससे पता चलता है कि गोल्ड का आयात होता था, भारत में उतना ज़्यादा गोल्ड नहीं होता था। वाइन, स्वीट वाइन यानी कि जो शराब थी उसका भी डिमांड थी, वो भी काफ़ी होता था। एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था क्योंकि कॉटन क्लोथ्स मैंने बताया था भी फेमस थे। मसाले, सदर्न इंडिया जो मालाबार रीजन है वो मसालों के लिए बहुत फेमस है। मोती के लिए मैंने बताया था पांड्य किंगडम जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ से मोती निकलता था। आइवरी, हाथी दांत, साउथ इंडिया में बहुत सारे हाथी दांत, मतलब हाथी थे उनको मार के उनके हाथी दांत से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, वो विदेश। प्रीसियस स्टोन्स बहुत मिलते थे वहाँ पे। सैंडलवुड यानी कि जो चंदन था उसकी डिमांड थी, क्योंकि उसका बहुत तरीक़ों से यूज़ होता था, खासकर सदर्न इंडिया का चंदन, काली मिर्च, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस था। इस तरीके से कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ट्रेड के लिए यूज़ होती थी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ये सारा जो लेक्चर है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए रोमन से इनके जो ट्रेड रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि जैसे मैंने बार बार बताया कि सबसे ज़्यादा जो फायदा था अगर भारत को एनिशियंट टाइम पे वो रोमन ट्रेड से था, क्योंकि रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था और वहाँ पे इतनी अच्छी लैंड या इतनी अच्छी चीज़ें नहीं थी जो कि वहाँ पे अवेलेबल हो। तो उनको भारत से ही उनको उनको ये चीज़ें चाहिए थी, खासकर मसालों की डिमांड, ये सब चीज़ें वहाँ से जाती। तो अगर आप देखेंगे कि रोमन्स, मैंने बताया अभी तक टेम्पल बनाया था, क्योंकि रोमन एम्पायर की खास बात है कि जब तक उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था उससे पहले वो लोग राजा की पूजा करते थे, राजा के मंदिर बनते थे और उन्हीं की पूजा होती थी। और उसके बाद जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, ईसा मसीह को स्वीकारा 4th सेंचुरी में के आसपास, एक वहाँ के रूलर थे, उनको कैंस्टिट्यूटाइन बोलते हैं, कैंस्टिट्यूटाइन, उन्हीं के नाम पे फिर कैंस्टिट्यूनापोल पड़ा। तो उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे वो लोग फिर ईसा मसीह को मानने लगे, लेकिन उससे पहले वो खुद की पूजा कराते थे रोमन एम्पायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोमन बिल्ड टेम्पल ऑफ ऑगस्टस इन चेरा किंगडम, अभी मैंने पीछे बताया था, और 1-2 रेजिमेंट भी रखी थी मुजरिस में, जिससे कि उनके जो व्यापार है उसको बचा। इसके अलावा आपको बहुत सारे रोमन एम्पायर के जो सिक्के हैं वो भी मिलेंगे, जैसे फेमस रोमन एम्पायर है ऑगस्टस है, टाइबेरियस है, नीरो है, ये इन सब के जो सिक्के हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। इससे पता चलता है कि दोनों के बीच में अच्छे खासे ट्रेड रिलेशन थे। इससे जो सदर्न किंगडम थे उनको बहुत फायदा हुआ। नॉर्थ इंडिया से तो ट्रेड हो ही रहा था, उसके अलावा रोमन एम्पायर से भी ट्रेड हो रहा था। फिर धीरे धीरे मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, इधर पर्शिया, सबसे ट्रेड रिलेशन स्टार्ट हो गया। फिर एक मैरीटाइम सिल्क रूट डेवलप हो गया, उससे इनको बहुत फायदा हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और धीरे धीरे ये लोग रिच होते हैं। आगे हम देखते हैं कि इनका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। टैक्स का तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे मेन सोर्स है वो भू राजस्व ही है, मेन सोर्स है भू राजस्व। एनिशियंट पीरियड में ये था। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी लगती थी, यानी कि चूंगी लगती थी, जो निर्यात आयात होता था सब पे चूंगी लगती थी। वार बूटी, युद्ध में लूट, क्योंकि आपस में लूटते रहते थे, युद्ध में लूट।
क्योंकि जब भी वहाँ पे एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो लूटते थे, और उससे भी जो पैसा होता था वो भी राज्य की इनकम थी। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक था। जो हाईवे थे वो राज्य उसको कंट्रोल करता था, और उसमें ऐसा माना जाता कि वहाँ पे गार्ड्स वगैरह रखे जाते थे, और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए थे जैसे पुलिस चौकी टाइप के हम बोलते हैं, जिसमें गार्ड्स रहते थे, और इसलिए कि भाई व्यापार और वाणिज्य में किसी को लूटा ना जा सके। इस तरीके से हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक था। ये चीज़। और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जैसे हमने देखा कि चोरी वगैरह अपराध जो होते थे, अंग भंग भी होता था, मृत्युदंड भी होता था। जैसे अभी हमने कोवलन का एग्जाम्पल लिया, जिसको आर्य पदाई कदान था, न्यू दिल्ली ने हमने मृत्युदंड दे दिया। तो इस तरीके से वहाँ पे होता था, सिर्फ चोरी थी, चोरी राजद्रोह माना गया। इस तरीके से सजाएं भी दी जाती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर था वो ठीक ठाक। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। तो देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको मैंने इजीली समझाने की कोशिश करी है, और कोशिश की है कि कुछ भी छूटे ना, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी टफ है, और एक जगह पे मिलना बड़ा मुश्किल है। बट इससे पहले आप जो एक लेक्चर हमने लिया था संगम लिटरेचर का, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर इसको आप